So I welcome you all to Wednesday Business Breakfast session, and today we are going to discuss about global trade tariff wars. So before I begin, why don't we discuss about कि आपके क्या products हैं and क्या आप export करते हैं या करना चाहते हैं? अभी तक आपकी export की strategy क्या रही है? And then I'll share the strategies that will help you speed up the entire process. तो सर मेरा बिजनेस है स्टेशनरी और पेपर के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का। बिल्कुल ठीक है। एंड जो ट्रेड टैरिफ वॉर्स है उसमें मुझे लगता है कि जो टैरिफ इन्होंने इम्पोज किया है यूएस वालों ने, इट इज बेस्ड ऑन दी बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर किया है, जिसमें यूएसए का कहाँ पर डेफिसिट ज्यादा है और उस डेफिसिट को उसने आधा करके टैरिफ डाला है। तो उसमें इंडिया इज एन एडवांटेज देन दी अदर काउंटर पार्ट्स लाइक बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, ऑल अदर कंट्रीज। तो अगर हमारा टैरिफ कम है, जैसे हमारा 26-27% है विद रिस्पेक्ट टू 35-40% ऑफ दी अदर पीपल हु वुड बी कम्पीटिंग, तो हम एक 10-12%, 15% की एडवांटेज पे आ जाते हैं दूसरी कंट्रीज से। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपोर्ट्स शुरू कर दें वहां से, मतलब ऑफ कोर्स वी विल नॉट, बट ओवरऑल एज ए इंडिया, तो ये डेफिसिट और कम हो जाएगा और टैरिफ बेटर हो जाएंगे। तो आई सी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल in comparison to China, to US. Absolutely correct. Absolutely correct. And apart from that, we are already trying to export from last 2 years. हमने कीनिया की एक एग्जीबिशन होती है स्टेशनरी की, जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया और हमने कुछ छोटा मोटा एक्सपोर्ट शुरू भी किया है। मतलब वहां से इंक्वायरीज आती हैं, हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो मेजर प्रॉब्लम हमें जो आती है वो चाइनीज जो कंपनीज हैं उनके पास ज्यादा एफिशिएंसीज हैं, ज्यादा प्राइसिंग एग्रेसिव है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ काम करने के। तो ये प्रॉब्लम। दूसरा मैं जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि आई एम नॉट एबल टू गेट द एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर्स ऑन बोर्ड। मैं स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूँ और उनको रखता हूँ तो वो मतलब राइट लोग नहीं मिल रहे मुझे। आपका एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर से क्या मतलब है? मतलब मर्चेंडाइजर सर, एक्चुअली ये टर्म मैंने एक्सपोर्ट वालों से ही सीखी है। पहले ये कहते, हम लोग तो कहते थे कि एक्सपोर्ट का सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए जो कि कॉस्टिंग भी कर ले और सामने वाले को, क्योंकि एक्सपोर्ट में ना हर प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, तो वो कॉस्टिंग करके देनी पड़ती है, फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट करके सैंपल बनवा के अप्रूवल करा के फिर करना होता है। तो वो दैट टर्म इज फॉर दैट पर्सन, द टर्म इज यूज्ड एज मर्चेंडाइजर। ओके, ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। एग्जैक्टली मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग है, बट इसको मैं बस शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है एंड यूएस ट्रेड वॉर्स को, जो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स को, हमारे को किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्या आप लोगों ने रशिया के अंदर भी बिजनेस अपना ग्रो करने का प्लान करा है? या पिछले कुछ सालों के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर्स, जब से सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, बहुत सारी कंपनीज यूएस की या बाकी सारे कंट्रीज की वहां से निकल गई हैं सैंक्शंस के वजह से या डर से। तो क्या आप सब लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने रशिया के अंदर बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है या प्लान कर रहे हैं करने का? सर मैं रशिया करना चाहता हूँ और आज एक रशिया इंडो रशिया को चैम्बर में कोई मीटिंग है यहाँ दिल्ली में, दैट आई एम गोइंग टू अटेंड टुडे। And it is an interesting opportunity because रशिया के ऊपर बहुत सारे sanctions यूरोपियंस ने लगाए हैं, they are not exporting to that country. Exactly. So that's a great opportunity. Yes, absolutely. Great, thank you Atul for sharing it. And anybody else would like to share about his or her experience or expectation about this global tariff wars? मेरा नाम राजेश जिरावला है, राजलक्ष्मी ग्रुप जोधपुर से। हाँ जी राजेश जी। हाँ, हम लोग स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स बनाते हैं सब टाइप के, लगभग 500 वैरायटीज, और वैक्यूम फ्लास्क और बॉटल भी बनाते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं अभी एक्सपोर्ट का काफी ह्यूज स्कोप है, कटलरी में, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स में, कुकवेयर में, सर्विंग रेंज में। तो इसमें आपका क्या आइडिया है? मैं अभी डिस्कस करूंगा। शैलेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, यू कैन कम इन। मेरा तो डोमेस्टिक का ही काम है, बर्तन का मैन्युफैक्चरिंग है, और मैं एक्सपोर्टर्स को भी सप्लाई देता हूँ, डोमेस्टिक भी करता हूँ। लोगों के काम पे फर्क तो आ ही रहा है, जब टैरिफ वार की वजह से सब एक्सपोर्ट के ऑर्डर होल्ड पे चले गए। करते हैं, बाकी तो मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है वैसे।
ओके ओके बिजनेस पे तो फर्क पड़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि अतुल जी ने भी डिस्कस करा, आप सब लोगों ने भी नंबर्स स्टडी करे होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे कि अभी जो है टैरिफ्स के चक्कर में इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ प्लांट करा गया है और चाइना के ऊपर कितना करा गया है। मोस्टली बिजनेस के अंदर जो है सबसे बड़ा और सबसे फियर्स कंपटीशन जो आता है वो आता है चाइना से। चाइना की प्राइसिंग जो होती है वो हमेशा, जैसे लोग बताते हैं, 10 से 27% के बीच में कम होती है। 10-12% से स्टार्ट करके 25-27% तक कम होती है। नाउ इज दिस रिलेटेबल कि आपको अगर कुछ आइडिया हो कि आपने कभी एक्सपोर्ट करने का प्लान करा हो, कोशिश करी हो, मगर चाइना की प्राइसिंग कम थी, लगभग कितनी कम थी चाइना की प्राइसेस, कुछ आपको आइडिया है? कुछ शेयर कर पाएंगे सर बिल्कुल ठीक है, जो 10 से 27% का आप बता रहे हैं ना, यही लगभग रेट रहती है इसकी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अतुल जी ने कंफर्म करा, बाकी कोई और भी कंफर्म कर पाएंगे इस चीज को? 10-12% से लेकर 25-27% के बीच में जो है उनकी प्राइसिंग कम होती है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हमने यूरोप में स्पेन में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वी सेंड अराउंड 20 शिप किया और बाद में वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था हमारा, फर्दर शिपमेंट्स नहीं हुई 4-5 कंटेनर के। तो बाद में हमें लगा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हमें बाद में पता चला डाटा से कि शिपमेंट्स तो वो ले रहे थे, लेकिन दे वर बाइंग फ्रॉम चाइना। कितना सस्ता ये नहीं पता, लेकिन दे वर बाइंग फ्रॉम चाइना फॉर अराउंड 1 ईयर। ओके, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हमने वो किया। दे वर बाइंग फ्रॉम चाइना, बट प्राइसेस भी आए थे, मेरे ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट कितना परसेंटेज था या कुछ था, मतलब हमने क्योंकि उसमें कई बारी वॉल्यूम, प्राइसिंग और साथ में पूरी इनवॉइस भी लगी हुई आ जाती है उसके अंदर। तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप उनसे ऑलरेडी बिजनेस कर चुके थे, तो आपको मालूम था कितने कंटेनर्स के हिसाब से, कितनी क्वांटिटीज के हिसाब से होता है। इट कुड हैव बीन अवेलेबल। चलो, हमारा जो भी कैलकुलेशन आया था उस टाइम पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, हमें लगा कि ये तो हमारी कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे हम कैसे बेच लेंगे, ऐसे वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो मैं ऐसे ही एक बिजनेस ओनर के साथ डिस्कस कर रहा था। चाइना के ऊपर पहले उन्होंने 20% स्ट्रेट ऑफ टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद आई थिंक 37% और उसके ऊपर माउंट कर दिया, तो वो हो गया लगभग 57%। और इंडिया के ऊपर जो लगाया है वो लगाया लगभग 30% के आसपास का उन्होंने लगाया, 36 या 37% का लगाया है। तो 20% का जो टैरिफ है उनके ऊपर स्ट्रेट अवे एडिशनल है। दूसरी चीज जो मैंने परसों सुनी थी कि चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए जो है रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, कि जैसे यूएस ने जो टैरिफ लगाए, चाइना ने भी 37% टैरिफ बैक लगा दिए। उसके बाद ट्रंप ने एक और चीज बोली है कि अगर वो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर इस टैरिफ को वापस ओरिजिनल उसके ऊपर नहीं लेकर के जाते, तो यूएस इज गोइंग टू ऐड एडिशनल 50% टैरिफ्स ऑन दैट, which will take the entire thing to about 70%, 80% की रेंज में ले जाएंगे उनके एडिशनल टैरिफ्स जो हैं। सो पॉइंट इज कि चाइना बीइंग द मोस्ट और द बैडेस्ट ऑफ द बैडेस्ट, और द पंजाबी के वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, अभी बोलूंगा नहीं मैं कि सबसे खतरनाक जो कॉम्पिटिटर था वो जो चाइना के अंदर हम मानते थे, तो अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि हमारे को इसके अंदर इनहेरेंट एडवांटेज हो सकता है। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आएगी, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होंगी। अगर हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते तो हमारे बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको समझना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए हैं। अब आपने पूरी लिस्ट देखी होगी, मैंने भी देखी है, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, हर जगह पर आपको वो लिस्ट मिल सकती है। तो टैरिफ्स लगाए कौन कौन सी कंट्री के ऊपर गए हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ्स इंपोज करे गए हैं। अब अगर आपने किसी ने नोटिस करा हो कि जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ्स लगे, तो वहां पर सारा बांग्लादेश क्या चीज एक्सपोर्ट करता है, लार्जली वो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के ऊपर है। तो जैसे ही वहां पे टैरिफ अनाउंस हुए, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस करा होगा कि इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल रिलेटेड शेयर्स हैं उनके स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। ओके, क्यों? क्योंकि अब उनको लगा क्योंकि वहां पर महंगा हो जाएगा यूएस के अंदर खरीदना बांग्लादेश से, तो नो द बिजनेस वुड स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। दूसरी चीज, अगर आपने किसी ने नोटिस करी हो, ये न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई,
आप में से किसी ने ऑब्जर्व करा कि एप्पल ने 4 एयरप्लेन्स भर के इंडिया से और चाइना से सप्लाई मंगाई है आईफोन्स की। 4 एरोप्लेन्स भर के, उस एरोप्लेन में सिर्फ कुछ नहीं थे, सिर्फ आईफोन्स ही थे। क्या आप में से कभी ये नोटिस करा है पिछले एक आध हफ्ते के अंदर किसी ने ये चीज पढ़ी है, सुनी है? किसी ने नहीं पढ़ा? ओके, इंटरेस्टिंग, आप चेक करना है इसको। सो इट टर्न्ड आउट कि जब टैरिफ्स लगने शुरू हुए तो एप्पल wanted to take advantage of the situation before tariffs were imposed, that was on 2nd of April. तो what they did, उन्होंने 4 एरोप्लेन्स भर के इंडिया से और चाइना से आईफोन्स पहले ही मंगवा करके यूएस में स्टॉक कर लिए, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन करी कि 2 तारीख को अगर टैरिफ्स लग जाते हैं तो उनके प्राइसिंग लगभग 28% से 28% से इंक्रीज हो जाएगी। अब एक ऑप्शन उनके पास थी कि सीधा सीधा वो मार्केट के अंदर इस प्राइसिंग को पास कर दें, बट आप लोगों को मालूम है कि आईफोन्स वैसे ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं, एस्पिरेशनल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, अगर उसके ऊपर भी 23, 24, 25, 28% अगर वो इंक्रीज कर देंगे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, उनकी सेल्स जो है गिर जाएंगी। तो या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि वो 28%, 23% जो भी डिफरेंस आ रहा था वो खुद एब्जॉर्ब कर लें, बट देन उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाते। तो इस केस में उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लेन भेज के सारा का सारा माल ऑटोमेटिकली पहले ही ऑलरेडी मंगा लिया। तो इसका मतलब ये रियल है। और बाकी आपने देखा होगा स्टॉक्स की प्राइसिंग, जैसे शेयर मार्केट की प्राइसिंग इतनी तेजी से इतनी ज्यादा गिरी है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है, तो इसका मतलब थ्रेट इज रियल। अब हमारे को इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करना क्या चाहिए, तो मैंने इसका एक स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप करी है पेपर के ऊपर, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस भी करा है। मेरे को लगा कि ये चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों के लिए भी हो सकती है। सो दैट इज द रीजन आई क्रिएटेड द सेशन फॉर वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट। तो मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। आपके कोई क्वेरीज हो या आपके कोई सजेशंस हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। सो स्टेप नंबर 1 वुड बी कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स कितने कितने लगे हैं और नेट टैरिफ जो है उनका इंडिया से बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल देकर के बताया, इसी तरीके से बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर के बताया, तो आपने देखना है कि और कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स इंपोज हुए हैं और कितना डिफरेंस आया है उसके अंदर और आपके टैरिफ्स के अंदर। दैट इज स्टेप नंबर 1। अब ये मिलेगा कहाँ से? ये डेटा आपको मिल सकता है गूगल से ही मिल सकता है। आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं टैरिफ प्लान्स इम्पोज बाय ट्रम्प, कंट्री वाइज आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा वो। दैट इज स्टेप नंबर 1। हो सकता है आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, आपको मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, अब इसमें 2 अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके खुद का प्रोडक्ट हो, जिसको आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हो, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि जिन जिन कंट्रीज के जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका HSN कोड निकाल करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं इस प्रोडक्ट को। अब आपके पास ये भी मालूम है कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर कितने टैरिफ्स लगे हैं और आपको ये भी मालूम है कि कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूएस के, क्योंकि टैरिफ्स जो प्लान करे हैं, जो पेनलाइज करा है, वो सिर्फ यूएस ने करा है, तो हम ये देखेंगे कि यूएस को कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। ये डेटा आपको इजीली निकल सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से। क्या कोई है ऐसा पर्सन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आप यूज कर रहे हो? कौन सा यूज कर रहे हैं, एक बार बताएं कि क्या ये उसमें से इजीली निकल जाएगा आपका? इज देयर एनीबॉडी हु कैन शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? हाँ, हम यूज कर रहे हैं सर डॉलर बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो आप इजीली ये डेटा निकाल सकते हैं कि HSN कोड से यूएस में कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। निकल आएगा ये डेटा, राइट, आइटम वाइज निकल आएगा। एग्जैक्टली। अब आपको नेक्स्ट चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि यूएस के अंदर इंपोर्ट कौन कौन सी कंपनीज करती हैं, तभी तो हमारे को पता लगेगा कि कौन कंपनी से किस कंपनी से बात करनी चाहिए। तो अब जब आपको मालूम है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर मैं आपको 2 या 3 स्ट्रैटेजीज दूंगा अपनी। बहुत सारी इसकी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं आज आपको सिंपलर वाली 2-3 स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि आपकी जो भी कंपनी है, जिस कंपनी से आप डील करते हैं, उनकी इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री की क्या कोई एसोसिएशन है?
आई एम श्योर जरूर होगी। जैसे अभी किसी ने बोला था कि हम स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहां पर जो लोग स्टील्स इंपोर्ट करते होंगे, स्टील यूटेंसिल्स इंपोर्ट करते होंगे या बिजनेस के अंदर होंगे, क्या उनकी कोई एसोसिएशन है? अगर कोई उनकी एसोसिएशन है तो स्टेप नंबर 1 वुड बी कि आपने एसोसिएशन की डायरेक्टरी खरीद लिया आपने। अब कई बार एसोसिएशन कंट्री लेवल के ऊपर होती हैं, कई बार एसोसिएशन स्टेट लेवल के ऊपर होती हैं, कई बार दोनों लेवल्स के ऊपर होती हैं। तो इसका मतलब कंट्री लेवल के ऊपर एक डायरेक्टरी आपको मिल सकती है, स्टेट लेवल के ऊपर यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, आप 50 डायरेक्टरीज खरीदना चाहिए, जिस जिस स्टेट में है एप्लीकेबल वो आप खरीद सकते हैं। कहां से मिलेगा? आपको पहले एसोसिएशन का पता करना है, गूगल के ऊपर आपको ढूंढ के मिल जाएगा, और उसके बाद स्टेट वाइज आपको जो उनके चैप्टर्स होंगे उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे होगा? 2 तरीके से हो सकता है। इसको आप गूगल के ऊपर करके वहां पर उनको ईमेल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिवली अगर एक बार आपको एसोसिएशन का नाम पता लग जाता है, आप उसको लिंक्डइन के ऊपर भी कर सकते हैं यूज। स्टेप 2 क्लियर हो गया सबको कि ये पता कैसे लगेगा कौन सी कंपनीज है जिनसे हम बात करें। एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई एसोसिएशन की, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको और बताऊंगा कि जिस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिन कंपनीज को या जिन इंडस्ट्रीज को आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उनकी कोई एग्जीबिशंस होती हैं? अगर आपको वहां पर मालूम है कि उनकी एग्जीबिशंस होती हैं, तो आप जो है एग्जीबिशंस का डेटा खरीद सकते हैं, एग्जिबिटर्स डेटा खरीद सकते हैं। सो लेट अस से इसी स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो भी सामान वहां पे सप्लाई करते हैं, आपने वहां पर देखना है कि क्या ऐसी कोई एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर एग्जिबिट करते हैं आपके टाइप के टारगेट बायर्स, जिन बायर्स को आप टारगेट करते हैं। अगर वो एग्जिबिट करते हैं तो एग्जिबिटर्स डायरेक्टरी आपको मिलती है हर एग्जीबिशन की। तो अब आई एम श्योर यूएस के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग एग्जीबिशंस होती होंगी। आपने साइट के ऊपर जाके, गूगल के ऊपर जाकर के आपने चेक करना है, या मे बी आप एआई का कोई जेमिनी या चैट जीपीटी भी एक बारी आप यूज करके चेक कर सकते हैं कि क्या यूएस के अंदर कोई ऐसी एग्जीबिशंस हैं जो आपके टारगेट बायर्स, जो आपके टारगेट कस्टमर्स जहां पर एग्जिबिट करते हैं। तो ये 2 चीजें, 2 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं। ऐसी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूं, बट अभी जो है हम इसको 2 स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट मैंने 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, इफ समबडी कुड फिगर आउट कि मैंने 3 स्ट्रैटेजीज में क्या क्या बताया है। कैन एनीबडी शेयर कि मैंने 3 स्ट्रैटेजीज में क्या क्या चीजें आपको बताई हैं? कौन कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं टारगेट कंपनीज तक कनेक्ट करने के लिए? सर, एक तो आपने डायरेक्टरी बताई है। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने एसोसिएशंस बताई हैं, एक एग्जीबिशंस डाटा बताया, एग्जीबिटर डाटा बताया। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और भी मैंने बताई है, किसी ने नोटिस करा? डॉलर बिजनेस वगैरह से आइडेंटिफाई कर वहां से, हाँ जी, वहां से भी डेटा मिल सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां से भी डेटा मिल सकता है। और डॉलर बिजनेस, वॉल्जा या एक्सपोर्ट जीनियस, इंपोर्ट जीनियस, ये जो भी सारे टूल्स हैं, यहाँ से आपको 100% डेटा नहीं मिलेगा, मगर आपको 30 to 60%, 30 to 70% डेटा मिल जाता है, और आपको कंपनी भी दिख जाती है वहां पर कि कौन सी कंपनी जो है इंपोर्ट कर रही है, 30% से लेकर 50-60% केसेस तक के लिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब फिर मैंने 4 स्ट्रेटजीज बताई हैं। एक और है जो शायद मैंने बताया मगर आपने नोटिस नहीं करा, लिंक्डइन का नाम लिया था मैंने। सो आप जब एक बार आपको इंडस्ट्री पता लग जाती है, एक बार आपको कंपनी पता लग जाती है, आप लिंक्डइन के ऊपर उसी इंडस्ट्री के अंदर, यूएस के अंदर बाकी कंपनीज भी ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। और इसकी एक एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम बोलते हैं लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर होती है, टूल होता है जो पेड टूल होता है। आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर यूज करके बहुत ही आसानी से उस टाइप की कंपनीज का पता लगा सकते हैं। इनफैक्ट वो सामने आपको दिखाता है, कहाँ दिखाता है, कैसे दिखाता है, आपको सेल्स नेविगेटर आना चाहिए उस केस के अंदर। और अगर नहीं आता है आपको, तो इंसिडेंटली मेरी सेल्स नेविगेटर मास्टर क्लास वर्कशॉप जो है इसी महीने ड्यू है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, दैट विल बी a workshop that will change the game for B2B people as well as exporters. अगर आपका B2B बिजनेस है तो ये गेम आपके लिए पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और अगर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर अगर आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर यूज नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज कंप्लीटली मिस हुई हुई हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। लिंक्डइन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ओके, तो वापस इसके ऊपर आते हैं कि
कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो गई, लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन। एक मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से आपको पता लगेगा, दूसरा मैंने आपको बताया एग्जीबिशन डेटा से आपको पता लगेगा, तीसरा मैंने आपको बताया एसोसिएशन, और चौथा मैंने आपको बताया लिंक्डइन। अब इनमें से सबसे 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 पावरफुल कौन सा होगा? अल्टीमेटली अगर आपको कहीं से कंपनी का नाम मिल जाता है, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डोंट मिस दिस, ध्यान से समझना है। समझना क्या है कि अगर आपको कंपनी का नाम मिल जाता है तो अब आपके पास दो तरीके हैं। कंपनी का नाम कैसे मिलेगा? जो मैंने आपको 3-4 स्ट्रैटेजीज बताई है, वहां से आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा। अब उसको यूज कैसे करना है? अब आपके पास दो अलग अलग टेक्निक्स हैं कंपनी का नाम मिलने के बाद एक्शन लेने की। वन, कि हम उस कंपनी को गूगल के ऊपर ढूंढेंगे। अब गूगल के ऊपर ढूंढेंगे तो हो सकता है कॉन्टैक्ट के अंदर उनका कुछ डिटेल हमारे को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एडमिन का, कोई सेल्स टीम का, कोई XYZ सपोर्ट का, कस्टमर सपोर्ट का आपको वहां से डेटा मिल जाए। डेटा मिल जाए मतलब मोबाइल नंबर मिल जाए या ईमेल एड्रेस मिल जाए। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू थ्रू गूगल। अब क्या कोई और भी तरीका है इससे और ज्यादा बेटर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकाल पाने का? हाँ जी, अब जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही प्रिसाइज तरीका है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपने वो कंपनी ढूंढी, अगर वो कंपनी एक सर्टेन लेवल से ऊपर की है तो आपको वहां पे कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। अब लिंक्डइन के ऊपर जब एम्प्लॉइज आपको मिल जाएंगे तो आपको उनका पूरा बायोडाटा, उन्होंने कब से काम करना शुरू करा, उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, कौन से कॉलेज से उन्होंने कौन सी डिग्री ली या नहीं ली, उसके बाद कौन सी कंपनीज के अंदर उन्होंने काम करा, पहले X में काम करा, फिर Y में काम करा, फिर Z में काम करा, अभी वो कितने साल का एक्सपीरियंस है, सारा डेटा आपको वहां पर लिंक्डइन के ऊपर दिख जाता है। अब लिंक्डइन के ऊपर एक और टेक्निक है जिसको यूज करके आप उनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भी निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी पुराने सेशंस अटेंड करे हो, पुरानी मेरी वर्कशॉप्स अगर अटेंड करी हो, तो आपको मालूम है मैं एक टूल बताता हूं, उस टूल को यूज करके आप लिंक्डइन के ऊपर किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन आई से किसी भी पर्सन का, देयर इज अबाउट अप टू 60-70% चांस कि आप वहां से उसके अंदर से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्रीज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पीपल दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट। 30% से 60-70% तक का आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। और अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं भी निकलते, अगर निकल जाते हैं फैंटास्टिक, अगर नहीं भी निकलते उसकी भी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूं। आज अगर मैं वो सारी चीज डिस्कस करूंगा तो ये सेशन जो है फिर खत्म ही नहीं हो पाएगा। सो अब आपको इसके अंदर क्लैरिटी आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। स्टेप नंबर 1 आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर कितने कितने टैरिफ्स इंपोज हुए हैं। सेकंड, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी कंट्रीज को कंपीट करना अब आसान हो गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आपको कंपीट करिए, किन किन कंट्रीज से कंपीट करना आसान हो गया, ये आपको पता लग जाएगा। थर्ड वुड बी टू आइडेंटिफाई कि ये कंपनीज जो ये कंट्रीज जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं यूएस के अंदर, इंपोर्ट कौन कौन करते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 3। जब आपको ये भी पता लग गया कि ये कंपनीज इंपोर्ट करती हैं, नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा कि ये इंडस्ट्री कौन सी है। अगर आपको वहां पे 2, 4, 5, 10 कंपनीज के नाम पता लग गए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, लार्जर टाइप की कंपनीज जो है डायरेक्टली इंपोर्ट करती होंगी, और जो रिलेटिवली मीडियम या स्मॉलर साइज की कंपनीज होंगी वो इंपोर्टर से माल लेती होंगी या कहीं और तरीके से लोकल वो सोर्स करती होंगी। तो अगर आपको इंडस्ट्री पता लग जाती है तो इंडस्ट्री पता लगते ही आपको बाकी सारी कंपनीज भी आसानी से पता लग जाएंगी, उस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंपनीज है, कितनी कंपनीज है। इसी के साथ ही साथ में जैसे ही आपको इंडस्ट्री पता लगती है तो मैंने आपको बताया वहां से आपको उनका डेटा निकालना है। कैसे डेटा निकलेगा? मैंने एसोसिएशन स्ट्रेटेजी आपको बताई, एग्जीबिशन स्ट्रेटेजी आपको बताई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, और लिंक्डइन मैंने आपको बताया। ये 4 स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई हैं। अब आपको वहां पर उनके साथ कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्ट पर्सन पता लग सकता है। कंपनी के पहले कंपनी हम पता लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट पर्सन पता लगाएंगे, या इनफैक्ट मैं एक चीज मिस कर रहा हूं, पहले हम कंपनी पता लगाएंगे, फिर डेजिग्नेशन हमारे को पता लगेगा, फिर उसके बाद एग्जैक्ट पर्सन कौन बैठा हुआ है वो पता लगेगा, और उसके अंदर 30-60%, 30-70% केसेस के अंदर हमारे पास उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। यहां पर आपका डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इज दिस मेकिंग एनी सेंस? जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? प्लीज लेट मी नो।
Any questions based on what we have discussed so far? So this makes sense. I think फोकस करने की बात है, और ये इन चीज़ों से अगर हमें बायर्स वगैरह के डाटा आ जाएंगे, और एक्सपोर्ट की अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये तो दिख रहा है. दिस मेक सेंस. दैट इज करेक्ट. अब इसके अंदर जो है ना एक एंगल और भी है इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा अगर आप लोग बताओगे कि आपको ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है. अदरवाइज अगर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए काम का नहीं है, तो फिर देन आई विल कीप द सेशन स्मॉलर. I will not go into the other aspects of the strategy. Nahi sir, I feel the strategies you are telling is pretty efficient, and we would like you to go deeper into other strategies. Okay, तो वीडियो तो ऑन कर लो यार. तो मेरा ना कैमरा एक्चुअली खराब हुआ है. अच्छा, लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ मैंने. अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? तो स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट. अच्छा, जो अभी आपसे ही बात हुई थी, जो मेरी बात हुई थी? नहीं सर. ओके, All right. Anybody else would like to share? आपने जितनी जानकारी दी है अनुज जी, बहुत बढ़िया लगा, और इसमें अपॉर्चुनिटी खूब है, लेकिन इसको अभी जितना अपन गैदर कर पाए आने वाले साल भर में, वो यहाँ स्टैंड कर सकती है इंडिया में, और खूब स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग का. या बेनिफिट्स भी है, लेबर रेट कम है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो सकती है, और टैरिफ का तो है ही है. तो स्टेनलेस स्टील के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है एक्सपोर्ट के लिए. कारण है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी सामने कर सकते हैं, रॉ मटेरियल जिस पे कोई ड्यूटी नहीं होती है. चाइना से हम मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं. इसके अंदर जो है ना इंपोर्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इसके अंदर जो है ना आप, मतलब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर कि हम ऐसा क्यों ना करें कि चाइना से हम इंपोर्ट करके आगे सप्लाई कर दें. नहीं, एक्सपोर्ट के अंदर जो है, हाँ, एक सेकेंड, उसके अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है लिखना बड़ा जरूरी होता है. कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ना, उसके अंदर अगर आप इंपोर्ट करके आगे एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना ही माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. रॉ मटेरियल अनुज जी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस पे वैल्यू एडिशन होता है 50% से ज्यादा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. हाँ, तब बट उस केस के अंदर जो है ना आपके पास वो सारा का सारा सिस्टम होना चाहिए रेडी. मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके पास होनी चाहिए उस चीज. वो ऑलरेडी है, वो हो रहा है सर. जैसे क्या होता है कि हमारे उसमें रॉ मटेरियल पे BIS लगा हुआ है, एंटी डंपिंग भी है, तो वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट तो नहीं कर सकते अगर डोमेस्टिक के लिए. तो वो 20 से 25% चीपर है वहाँ से, इंडिया से चाइना का मटेरियल. तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो और भी हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इंडिया के रॉ मटेरियल की बजाय. बिल्कुल ठीक है. अब इसके अंदर जो है एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर. अब यहाँ पर आप देखें कि हमने जो है जैसे 2-4 लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया, तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है. ये सारी की सारी चीज करने के अंदर हो सकता है आपको 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाए, क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करनी है, अलग अलग एसोसिएशन से अलग अलग उनसे बात करनी है. इसके अंदर और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं उसके ऊपर आज तो बात नहीं करूंगा. बट एक चीज और यहाँ पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि हो सकता है कि अभी तक आपके माइंड में जो चल रहा हो वो चल रहा हो कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं वो चाइना से महंगा होता है, तो मैं अब चाइना को कैसे compete कर सकता हूं. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. क्या ऐसे भी कोई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो मैं बनाता नहीं हूं, मगर मैं एक्सपोर्ट अगर कर दूं तो मेरे को अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है. मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च करने की कोशिश करी, हालांकि मैं बहुत डीप नहीं जा पाया, टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं था. मैंने इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करा था, तो मेरे को उसमें 4-5 ऐसी इंडस्ट्रीज दिखी जिसके अंदर चाइना के कंपैरिजन के अंदर अब हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकल चीपर हो जाएगा, एंड ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको जो है इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. कैन एनीवन गेस ये कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं जहां पर आप एडिशनल प्रोडक्ट्स सोच सकते हैं जिनके अंदर अभी तक आप डील नहीं करते थे, बट दिस वुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी. हाँ जी अभिनव. Sir, good morning. Sorry sir, I joined late, so I missed a lot of conversation earlier. But sir, इसमें जो हम कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे थे ना, फ्रॉम चाइना टू US, और जैसे चाइना से हम लोग इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करें, सो मिनिमम वैल्यू एडिशन इज 25% टू गेट द कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज. इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से वो चेंज हो जाता है. सेकेंडली सर, आई हैव बीन
like mining lot of data in past 2-3 days. I'm shocked to see China is importing transformers and stabilizer from India, and they are re-exporting to US at a 3x price. I was shocked. How is this even possible? सर वैल्यू एडिशन कुछ तो कर रहे हैं वो लोग अपने एंड पे. मे बी सम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जो आते हैं उसमें लगते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हार्डवेयर कॉपर कॉइलिंग वो सब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं. दे जस्ट मेकिंग द आउटर केसिंग देयर, डूइंग सम वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्टिंग टू यूएस. अब चाइना से टैरिफ फॉर्म में जो गुड्स पे मैंने स्टडी किया था 56% एडिशनल दे हैव पुट. So we are working on that, how we can crack it कि 56% के मार्जिन को हम कैसे ओवरकम कर लें अपने पे. अभी इंडिया पे 26% है, so it's not 56, around 20-25% का मार्जिन हमको मिल चुका है. हाँ, तो मेरे को आई थिंक मैं कभी देख रहा था, स्टडी कर रहा था, 28% तक का उसके अंदर कहते हैं कि आपको जो है एडिशनल बफर मिल जाएगा इसके अंदर कम्पीट करने के लिए. और परसों मैंने ये देखा था कि ट्रम्प ने फिर से बोला है, क्योंकि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं. जैसे यूएस ने 37 पहले 20% लगाए थे, तभी चाइना ने कुछ नहीं करा, 37% और लगा दिया, तो चाइना ने भी 37% रिटेलिएट करके लगा दिए हैं. एंड देन ट्रम्प का ये बयान आया था कि अगर आप 24 घंटे में वापस ओरिजिनल प्राइसिंग के ऊपर नहीं जाते, टैरिफ हटाते नहीं है, तो मैं 50% और एडिशनल डाल दूंगा. तो भगवान करे ऐसा ही हो जाए. मजा आ जाएगा. पर मेरा ये अनुज जी मानना है कि अपन कोई भी ये गवर्नमेंट पॉलिसी या ट्रम्प दादा के ऊपर डिसाइड करके नया बिजनेस वेंचर तो नहीं कर सकते. जो है उस पे अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट पॉलिसी को देखते हुए कोई भी नया वेंचर एक्सपोर्ट के लिए टेम्परेरी कब लगा दे कब हटा दे, तो मैं यहाँ पर ना बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा. और अगर आपने मेरी कोई वर्कशॉप करी होती तो उल्टा मैं मैन्युफैक्चरिंग के ना बहुत फेवरेबल बात करता हूं. मैन्युफैक्चरर्स बेचारे जो है ना सभी साइड से परेशान होते हैं, तो मैं इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के तो मैं फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ. अच्छा, मैं यहाँ पर इस फेवर के अंदर हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे हर एक टाइप के, मगर उनको बेचना नहीं आता, उनको जो है ना वहां पर ले जाना नहीं आता कि मैं वहां पर एक्सपोर्ट कैसे करूं, लेकर के कैसे जाऊं माल. अगर वो चीज आपके पास है तो आप जो है इंडिया से कलेक्ट करके माल भेज सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर माल बेच सकते हैं. हाँ, ट्रेडिंग मॉडल ठीक है कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए. करेक्ट. तो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं बोल रहा, सजेस्ट भी नहीं कर रहा, और आपने अच्छा करा मेरे से पूछ के क्लियर कर दिया. सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ब्लैक रॉक सेज दैट 20% fall of stock markets are expected if tariff war goes. Second of all, dollar index and dollar pricing will change. Currency war will happen. China will adopt new technology about payment gateways for cross-border transactions. Then many more things. Metals will like go down. Crude oil will below 40. Everything big people are suggesting. अब is there any chance of recession where we can expect that there is no demand only, and if we produce that at that point of time, it will be like suicide note. ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये ओपिनियंस हैं. ऐसा होगा नहीं, सारा का सारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो इट विल बी ए मेजर मैस. और लेट अस से 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हो भी गया ऐसा, ठीक है, इसका टैरिफ से तो कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर. अब आप ये बताओ कि आपका क्या गेम प्लान है. अगर आप कहते हो यूएस का डॉलर जो है वो शिफ्ट करेगा या करेंसी के अंदर आइदर चेंजेस होंगे, ऑर्गेनिक या मैनिपुलेशंस होंगी, जैसे अभी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना या इंडिया अपनी करेंसी डीवैल्यू कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा. तो इस केस के अंदर आपको करेंसी हेजिंग की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. यू कैन स्पीक टू पीपल हु आर इनटू करेंसी हेजिंग, हु कैन गाइड यू बेटर. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू. सेकंड होगा कि अगर मेटल्स के प्राइसिंग जो है अगर उसमें बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट आएगा, तो वहां पर आप देखते हैं कमोडिटी हेजिंग होती है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. इसी तरीके से आपने बोला ऑयल का प्राइस जो है अगर बिल्कुल जो है $40 के नीचे आ जाएगा, तो अब ये सारी की सारी चीजें होंगी, मगर ये टेम्परेरी होंगी कि अगर जिंदगी भर के लिए ऑयल का प्राइस $40 के नीचे नहीं आएगा,
आपको ये देखना है टेम्पररी होंगे, टैरिफ वॉर जो हो रहा है दैट इज आल्सो अ टेम्पररी फिनोमेना। तो बिल्कुल मैं आपको इसी चीज का टेम्पररी फिनोमेना को अपने प्रॉफिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। अगर आपने शुरू से अगर मेरा सेशन अटेंड करा हो तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से करता है, टैरिफ वॉर्स की वजह से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इससे फायदा कैसे उठाना है, मैंने आपको ये बताया है। तो अब यहाँ पर अगर आप खुद ऐसे किसी प्रोडक्ट के अंदर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर हैं, जिसका टैरिफ के ऊपर आपके कंपटीशन के ऊपर आपसे ज्यादा हैवी इंपैक्ट आया है, सो दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मगर साथ ही साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स भी तो हो सकते हैं जिसमें मैं डील नहीं करता था, मगर मेरे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आता है, मैं एक्सपोर्ट करके उसको आगे भेज दूंगा मैं। अब ये टेम्परेरी है कि आपका प्रॉफिट आप इसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये समटाइम्स वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रोज रोज नहीं आती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप टैरिफ से मोटिवेट होकर के एक नया फैक्ट्री या नया प्लांट लगा ले, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। डज दैट मेक सेंस दीप? यस, या। तो अब आपको यहाँ पर इन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि जहां जहां पर भी है टैरिफ्स और नो टैरिफ्स, अगर मान लीजिए अभी तक टैरिफ्स नहीं थे पिछले इतने 4-5 सालों के अंदर, कोविड की वजह से मेटल प्राइसिंग के अंदर या ओवरऑल ऑयल के अंदर जो है कितना ज्यादा चेंज आया, कब वहां पर वो जीरो नेगेटिव हो गई थी ऑयल की प्राइसिंग। नोबडी कुड हैव एवर थॉट कि लोग कहते हैं आप हमारे से ऑयल भी ले लो और पैसा भी ले लो। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ऑयल की प्राइसिंग जो है नेगेटिव हो गई थी कोविड टाइम के अंदर? मालूम है किसी को? यस, फॉर टेम्पररी 2 days। यस सर। हाँ हुई थी ना, क्या करा हमने उसके अंदर? वो कहते हैं ऑयल भी ले जाओ हमारे से और ऊपर से पैसा भी ले जाओ हमारे। इंडिया ने तो भर भर के रिजर्व बनाए थे उस टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली। एंड नोबडी कुड हैव एवर थॉट कि किसी कमोडिटी की प्राइस नेगेटिव हो सकती है। सबने सोचा कि जीरो तक आ सकते हैं, नेगेटिव हो गई, और जो लोगों ने वहां पे कमोडिटी के अंदर पैसा लगाया था बर्बाद हो गए। तो वहां पर आपको कमोडिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको हेजिंग के ऊपर फोकस करना है। कमोडिटी के ऊपर आपको स्पेकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ हेजिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स वी वर डिस्कसिंग, वो जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स बनाते हैं, और उनका कहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है, बोथ कम अंडर कमोडिटी कैटेगरी। तो मेरी उनसे डिस्कशन चल रही थी कि क्या आप इसके अंदर हेजिंग कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को हेजिंग का आइडिया है, कमोडिटी हेजिंग का आइडिया है? क्या आप में से आप लोगों को कमोडिटी हेजिंग का आइडिया है या नहीं है? अरे भाई बोलो, हाँ ना नहीं है मालूम क्या चीज होता है, कुछ तो बोलो। नहीं है। ये सर थोड़ा बहुत है। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आइडिया है किसी को? कॉल होता है, पुट होता है, क्या आपको मालूम है? ओके, तो अगर प्राइसिंग बढ़ती है तो हम कॉल अगर खरीद लेते हैं तो आपको उसके अंदर बेनिफिट होता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू हियर फ्यूचर एंड ऑप्शन, मगर अगर आपको मालूम है कि प्राइस गिर रही है या गिर सकती है तो हम पुट खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पर बेनिफिट होता है। अब अगर आपने मान लीजिए कि पीछे से ऑर्डर लिया है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से 100 रुपए के ऊपर आपने ऑर्डर बुक करा है, और मान लीजिए कि कॉपर जो था वो 100 रुपए से बढ़ के मान लीजिए 120, 130, 140 हो गया, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लॉस के अंदर वो ऑर्डर सप्लाई करेंगे या कस्टमर को जाके बोलेंगे प्राइसिंग चेंज करने के लिए, या ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या कोई और भी ऑप्शन हो सकती है? हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कंपनी, आप वहां पर 100 रुपए की कॉल अगर आप खरीद लेते हैं, तो अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ के 100 से 120 हो जाता है, 130 हो जाता है, 150 हो जाता है, तो जो डिफरेंस है ये आपको कॉल के अंदर, आपको प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो प्राइस जो है 100 से गिर करके आपका नीचे चला जाता है, लेट से 80 हो जाता है, 90 हो जाता है, तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मगर आप कहोगे तो आपने मेरे को कॉल भी खरीदवाई हुई है। हाँ जी, जो कॉल खरीदी है वो एक स्पेसिफिक साइंस के हिसाब से खरीदनी है, अंधाधुंध नहीं खरीदनी है कि आपको एक्चुअली क्वांटिटी कितनी चाहिए। जिस क्वांटिटी का अंदर आपको वो कॉपर चाहिए, या इस ऑर्डर को या टोटल ऑर्डर्स के हिसाब से उस क्वांटिटी के अगेंस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे को कितनी कॉल्स खरीदनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप स्पेकुलेशन में जा रहे हो, गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ हेजिंग की बात कर रहा हूं। सेम वेज आप इसके अंदर करेंसी के अंदर भी कर सकते हैं। माय पॉइंट इज कि आपको जो है ना, मैं 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन तो नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता, और ना ही मैं हेजिंग की टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज बता सकता हूं। मेरा जॉब क्या है, मेरा काम क्या है, आपको सिर्फ अवेयर करना कि अगर आपका एक सर्टेन वॉल्यूम के ऊपर का काम है तो यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू एक्सपर्ट्स हु कैन गाइड यू बेटर, कि अगर मेरा लेट्स से कॉपर का या स्टील का, जैसे अब इन्होंने बोला स्टील का 2-3 लोगों का बिजनेस है, अब इनको मैसिव क्वांटिटीज के अंदर स्टील
से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल होता है खरीदना पड़ता होगा, वो स्टील होगा या आई डोंट नो जो भी होगा, अब मेरे को मालूम नहीं है उसके अंदर जो भी होगा, तो क्या उसका मार्केट की प्राइसिंग किससे फ्लक्चुएशन होता है? क्या वो किसी कमोडिटी के अंदर आता है? मेरे को मालूम नहीं स्टील कमोडिटी के अंदर आता है कि नहीं आता। अगर आता है और अगर आपका कमोडिटी का प्राइस मेजर फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी प्राइसिंग के ऊपर या आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, देन यू मस्ट कंसीडर कमोडिटी हेजिंग स्ट्रेटजी। एंड अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप हैं तो आपको करेंसी हेजिंग के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा। Is there any person who is into exports and who is already using currency hedging? Anybody? Yes, sir. You just started using currency hedging like 2 to 3 months back. क्या कर रहे हैं आप उसके अंदर? सर 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो जो डॉलर्स में इनवर्ट पेमेंट आती है, तो जो ट्रांजैक्शनल लॉस होता है उसको INR में कन्वर्ट करने का, तो वी आर नॉट कन्वर्टिंग दैट इनटू INR। जो एक्सपोर्ट की पेमेंट्स हमें इंपोर्ट के लिए करनी होती है तो हम वही डॉलर यूज करके एक्सपोर्ट की पेमेंट कर देते हैं टू सेव ऑन द ट्रांजैक्शन फीस 2 times। हाँ, ये हेजिंग नहीं है बट ठीक है, ठीक है, आई गेट। और सर हेजिंग तो जो हम हेजिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर जैसे डॉलर रेट हाई है तो बैंक से हमने डिस्कस करके उसको 6 months या 8 months तक वो रेट फ्रीज करा रही। बैंक को रास्ता रास्ता की आप करा लो, बट ड्यू टू द स्पेकुलेशन की डॉलर और बढ़ेगा, वी वर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड कि हमें कराना चाहिए अभी, बट हमने वो उसको इम्प्लीमेंटेशन वे में यूज नहीं किया, बट इट वाज समथिंग दैट वी थॉट अबाउट अ लॉट। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि पता ही नहीं अगर होगा आपको तो आप कभी इस चीज के अंदर एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। तो आप जो है कितने सालों से एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं? Sir, I have personally started exporting since 2 years. बाकी my family has been into exports since over 30-35 years. अब दिस एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप वैसे अगर मान लीजिए फैमिली बिजनेस अगर आपका 30 साल से है तो आपने कहा कि हमने कुछ महीने पहले ही हेजिंग के बारे में सोचना शुरू करा है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा सर ये चीज मतलब माय डैड वाज इनटू एक्सपोर्ट्स, आई थिंक ही वाज नॉट अवेयर अबाउट हेजिंग। उन्होंने हेजिंग के बारे में नहीं सोचा, बट व्हेन आई गॉट इनटू एक्सपोर्ट आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, आई अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हेजिंग व्हिच कैन बी टेकन इनटू प्रॉफिट्स, बेनिफिट उठाए जा सकते हैं इस चीज से। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था कि बहुत सारे लोगों को इस चीज का अगर मालूम नहीं होगा तो वो एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे इसका। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉल खरीदनी होती है तो कॉल जो है ना वो बहुत छोटे रुपए की कॉल, मतलब छोटा मतलब बहुत कम पैसा लगता है खरीदने के अंदर, मगर अगर ये चीज शूट अप कर जाती है तो कॉल जो खरीदी हुई है आपने वो आपका फायदा करा देगी वहां पर उसके अंदर। या अगर मान लीजिए गिर जाता है, जैसे ऑयल प्राइस है, अगर वो गिर रहा है, आपने कोट करा हुआ है, उससे कम हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल ठीक है। मगर अगर मान लीजिए कि आपने 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन लगाई है और अगर मान लीजिए बढ़ के $110 हो गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उस केस के अंदर। तो उस केस में अगर आपने उसको हेज कर लिया है तो जितना बढ़ जाए, चाहे वो $1000 में पहुंच जाए, आपको जीरो इम्पैक्ट आएगा उसके $1000 होने तक का भी, तक भी अगर हो जाए तब भी आपके बिजनेस में जीरो इम्पैक्ट आएगा। सो माई जॉब इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस साइंस एग्जिस्ट्स। You can go and check this out with your banker or maybe anybody who seems to be an expert in this field, but take advantage of that. You will only be able to take advantage of that only if you know कि ऐसा कोई साइंस एग्जिस्ट करता है। ओके जी, सो अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सॉरी माय माइक गॉट स्टक, सॉरी माय माइक गॉट स्टक, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, so you were talking about that hedging. So is this hedging is also for traders? कोई भी कर सकता है। हेजिंग का क्या मतलब होता है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है या आपको खरीदना है। अब आपको देखना है कि अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू गिर जाती है तो आपने तो हायर प्राइस के ऊपर खरीदा हुआ है, आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा आज का प्राइस ये है, मेरे को आज के प्राइस पे दो। तो उस केस के अंदर आप पुट बाय करते हैं उस स्टॉक के इक्विवेलेंट वैल्यू की। उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, वो डिटेल कैलकुलेशन आपको कोई एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं। और यही अगर आपने मान लीजिए कि ऑर्डर किसी से लिया है, अगर आपने किसी से ऑर्डर लिया है, अब जिस दिन आपको ऑर्डर सप्लाई करना होगा वो आपको, अगर उस दिन प्राइस बढ़ गया तो आपको जो है ना उस दिन के प्राइस के हिसाब से नहीं आप ऑर्डर सप्लाई करेंगे। जिस दिन आपने ऑर्डर लॉक करा है, जिस दिन ऑर्डर आया, आपका प्राइस उस दिन के लॉक हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आप कॉल बाय कर सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है तो उस केस के अंदर आपको नुकसान ना हो। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनके सर्टेन वैल्यू एंड वॉल्यूम से ज्यादा बड़े बिजनेस के अंदर है। कि अगर आप कहते हो जी मेरे को 2 किलो कॉपर चाहिए, 10 किलो कॉपर चाहिए, तो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। अगर ये टनों के हिसाब से अगर आपका कॉपर यूज होता है तो आपके लिए बहुत ही कमाल का चीज ये होएगा।
एंड टन्स के अंदर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल ऑफ टन्स भी हो सकता है इसके अंदर, बट उसकी बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सिर्फ तो नाम इसको समझ we do copper hedging. कौन है ये पर्सन? प्लीज रेज योर हैंड। सो बेसिकली इसके लिए हम किन से डिटेल व्हिच मतलब अपने बैंकर से बात कर सकते हैं आप इसके बारे में, करेंसी से रिलेटेड। हाँ, आप अपने बैंकर से बात कर सकते हैं करेंसी रिलेटेड। हाँ जी अभिषेक। So we are into copper manufacturing and cable manufacturing. So seldomly we do that कि जब ऑर्डर बुक कर लेते हैं तो we either buy futures of copper in the lot of 2.5 tons का उनका लॉट होता है, या फिर जब अभी जैसे recently 10% there was a decrease in the copper prices, तो उसमें भी कुछ ऑर्डर्स के लिए हमने हेज किया। हमने एक सर्टेन पॉइंट के बाद कॉल या कॉल नहीं भी either buy a future or we sell a future, क्योंकि इंडिया में वॉल्यूम्स नहीं है कॉल और पुट में। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं लिक्विडिटी नहीं है तो वो भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको यही चीज समझनी है कि ये जो है ना स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं अल्टीमेटली बिजनेस ओनर को हेल्प करने के लिए, मतलब लोग इसको स्पेकुलेशन में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेकुलेशन के लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका बिजनेस है। अब जैसे इन्होंने अभिषेक ने बोला कि हमारा तो 2.5 टन के हिसाब से या 5 टन के हिसाब से जितना भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वो उसके हिसाब से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ फ्यूचर वो बाय कर लेते हैं या फ्यूचर सेल कर देते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बट अभिषेक आपने ऐसा क्यों बोला कि वी यूज इट सेल्डमली? आपने ऐसा क्यों बोला? वी आर इनटू कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, सो व्हाट हैपेंस इज जब हम फिजिकली नहीं खरीदते हैं कॉपर, या फिर लेट्स से हमारी ऑर्डर बुक में एक दिन में किसी ने 20 टन्स के अराउंड कॉपर लिखवा दिया, बट उसमें क्या होता है फिजिकल डिलीवरी में इधर तो एक डे के चार्जेस होते हैं कॉपर के, तो क्योंकि मार्जिन लगता है व्हेन वी बाय कॉपर, तो मार्जिनल अमाउंट में हमारी हेजिंग हो जाती है। कल को अगर रेट बढ़ जाता है तो विल बी एबल टू फुलफिल द ऑर्डर, फिर वो वहां से फ्यूचर से एग्जिट करके फिजिकली खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एग्जैक्टली बिल्कुल आपको सबको यही समझना है। एनीबडी एल्स हु कैन गिव हिज और हर एक्सपीरियंस कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एनीबडी एल्स? थैंक यू अभिषेक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज वेरी रियल। मैं कोई आपको थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी रियल। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स ऑपरेट। मोस्ट ऑफन मैंने देखा है कि लोग कह रहे हैं हम 30 साल से 40 साल से 50 साल से एक्सपोर्ट के अंदर हैं, और जो मैंने अभी अभी बताया उनको मालूम ही नहीं होता इन चीजों के बारे में। एंड उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो जब फायदा होता है तो प्रॉफिट भी करते हैं, जब नुकसान होता है तो नुकसान भी उठाते हैं। तो पॉइंट इज कि फायदा हो तो अच्छी बात है, नुकसान हो तो गलत बात है। तो नुकसान को कैसे आपको हेज करना है, दैट इज द साइंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, आपको मैंने उसका हिंट दिया है, क्लू दिया है, डू मोर रिसर्च ऑन दैट। बट कमिंग बैक टू हमारे को टैरिफ वॉर्स की वजह से आपको देखना है कि क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने आपको बताया आइदर यू कैन वर्क ऑन योर ओन प्रोडक्ट्स दैट यू हैव एक्सपर्टीज इन, you can also look for other opportunities in other product categories. For example, मेरे को किसी ने बताया था, अब ये टैरिफ से लेने देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे में आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ कि मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था, मैंने ये चीज पता करी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया के अंदर जिस प्राइस के ऊपर मिलता है उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस के ऊपर जो है वो बाहर बेचते हैं। तो उस रिसर्च के अंदर मेरे को पता लगा, आप लोगों ने मखाने सुने होंगे, मखाने सबको मालूम है कि नहीं मालूम है क्या होता है? तो मखाने जो है बिहार के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और टिपिकली उनका जो प्राइसिंग होता है डिपेंडिंग ऑन साइज एंड कौन सा वो वेरिएंट है, आई डोंट नो, ब्रीड कहते हैं जो भी कहते हैं उसको, 18 रुपए से लेकर पर केजी से स्टार्ट होकर के 100, 120, 150 रुपए किलो तक जाता है वो। और मार्केट में कितने का बिकता है? डज एनीबडी हैव एनी आइडिया? सर 1000 रुपीज अ केजी। उस समय तो 1500 रुपए हुआ वैसे। सर 400 to 1200। अभी वाइफ ने बताया 1000 रुपीज में खरीदते हैं, मेरे को प्रॉफिट ही दिख रहा है, अभी यही बेचो। हाँ, ये इंडिया की है। अगर यही चीज आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो एक्सपोर्ट के अंदर 3000 रुपए से लेकर 6000 रुपए पर केजी का एक्सपोर्ट का रेट चल रहा है। क्या कुछ समझ में आई बात? सर कहाँ मिलेंगे बायर्स ये?
सारी साइंस तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई ही है आज मैंने। तो आपको देखना है मखाने कौन कौन सी कंट्री के अंदर इंपोर्ट होते हैं, और टैरिफ वॉर्स की वजह से क्या कोई पे ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे आप अगेंस्ट, हालांकि मखाने के ऊपर मेरे को लग रहा है कि शायद टैरिफ वॉर का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज शायद मेरे को लग रहा है बिहार के अलावा शायद पूरी कोई वजह ना बता सकता है, मेरे को लगता है, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है गलत हूँ, कि मखाने जो है इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बनाए जाते हैं या बनते हैं मीन्स ग्रो करे जाते हैं, कल्टीवेट करे जाते हैं। मेरे को मालूम नहीं है इस चीज का। वाइट, प्योर वाइट जम्मू तक ही को नहीं। हाँ, मखाने तो वेज ही होते हैं, प्योर वेज ही होते हैं। सर नहीं होते हैं, इट्स अ जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। एक बार आप प्लीज अनम्यूट करके दोबारा से बताइए। यस सर, नहीं होते हैं कहीं पर भी और ग्रो बिकॉज इट्स अ जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सो अब इस चीज का फायदा उठा सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पर उठा लेंगे। हालांकि इसके अंदर इसका हो सकता है इम्पैक्ट उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, अब टैरिफ लग गया 37%, वही सेम चीज 137 रुपए की हो गई, तो हो सकता है उसके अंदर गिर जाए आपका जो है अपना वॉल्यूम गिर जाए। बट आपको ये देखना है कि अगर वॉल्यूम है, कैसे पता लगेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से पता लग जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो देन व्हाई शुडंट यू बी एक्सपोर्टिंग? बाइंग 150 रुपीज होती है, बाकी सारे, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, जो रॉ मखाना निकलता है। अब उसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ और प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेस करने के बाद आपको पैकेजिंग करनी होगी, फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो उसके ओवरहेड्स होंगे, जो भी चार्जेस होंगे, मगर वो 6,000 रुपए नहीं होगा, वो 5,000 रुपए नहीं होगा, वो 4,000 रुपए नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी 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 एक्सट्रीमली हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि मनोज, क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पे हाईएस्ट प्रॉफिट्स हम जनरेट कर सके, मेहनत कम हो? मेहनत का तो मैं नहीं कह सकता कम होगी या ज्यादा होगी, बट प्रॉफिट होगा, हाँ जी, कमाल का प्रॉफिट होगा। सो लेट मी नो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड and if somebody takes action on my advice and reaps in huge profits from this business. Okay. सर क्या कारण होगा सर इसके अंदर हायर मार्जिन होने का? if in the market there are many suppliers जो कि सेम क्वालिटी का मखाना सप्लाई करेंगे, तो it shouldn't take much time उसको commoditize होने में, तो आपको ऐसा क्यों, मतलब why do you think कि वो हायर मार्जिन वाला? हाँ। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी आप क्या बेचते हो? सर मैं हर्बल एक्सट्रैक्ट और हर्बल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता हूँ। ओके, अब मान लीजिए हर्बल एक्सट्रैक्ट के अंदर जो हम बात करते हैं, आप मेरे को ये बता सकते हो क्या इंडिया के अंदर भी हर्बल एक्सट्रैक्ट लोग बना करके बेचते होंगे और लोग खरीदते होंगे? जी सर, अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है काफी टाइम से। हाँ जी, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आपका जो भी प्राइस होगा पर ग्राम या पर केजी, क्या मार्केट के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो आपका प्राइस है उससे कम में बेच रहे हो? यस। और क्या ऐसे भी लोग हैं जो भी आपका प्राइस है उससे ज्यादा के ऊपर बेच रहे हो? जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो सस्ता वाला बेच रहा है वो घटिया ही बेच रहे हैं, और जो बढ़िया ज्यादा महंगा बेच रहा है वो महंगा जो बेच रहे हैं वो बढ़िया ही बेच रहे हैं। क्वालिटी अगर तीनों की सेम भी है तब भी प्राइसिंग के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको उनसे कंपेयर करूं जो आपसे सस्ता माल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बेचने की ऐसी साइंस मालूम है जो इन लोगों को मालूम नहीं है। ये सिर्फ प्राइस के ऊपर खेल रहे हैं। और यही मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, ये आप हो और आपके ऊपर महंगे वाले भी लोग हैं, तो इसका मतलब इनको बेचने की कोई ऐसी साइंस मालूम है जो आपको मालूम नहीं है। इसकी वजह से वो आपसे सेम क्वालिटी का माल आपसे महंगा बेच पा रहे हैं। जी सर। डज दैट मेक लॉजिकल सेंस? यस। But ये तो हर एक मार्केट के अंदर रहेगा ही रहेगा। ये सिर्फ आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, कमोडिटाइज हो जाएगा, सबके प्राइस गिर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता इसके अंदर। नहीं, प्राइस नहीं गिरेगा सर, मैं कह रहा था रेंजेस होती है, सेगमेंट्स होती हैं। हाँ जी, प्राइस नहीं गिरेगा, मैं कह रहा था कि परफेक्ट कंपटीशन की तरफ मूव करेगा और मार्जिन्स आप उतने कमांड नहीं कर पाओगे। जब करेगा तब सबके लिए कम हो जाएगा। अभी अगर माल मलाई मिल रही है तो उठा लो ना। आपको मखाने की अपॉर्चुनिटी मालूम थी, आपने छाप लिया मखाने के अंदर पैसा, अब प्राइस गिरना शुरू हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है, अब मार्जिन खत्म हो गया, आप बाहर आ जाओ। अब तब बाहर आ जाओगे जब वहां पे लोग एंटर कर रहे होंगे। वुडंट दैट बी अमेजिंग? यस, नो? सर एक अपॉर्चुनिटी और डिस्कस करनी थी। मैं कह रहा था सर, जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स का मार्केट जो एक्सपोर्ट का है, जितना बड़ा इंडिया से है,
उससे काफी बड़ा साइज चाइना से भी है सर, और सबसे बड़ा मार्केट उसका यूएस है, 70% आप मार्केट समझिए। तो अभी जैसे हमारे ऊपर 26% टैरिफ इन्होंने इम्पोज किए हैं, एंड चाइना से उनकी वॉर एस्केलेट हो रही है। अब उस माल को बेचने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिमिलर है, बीट चाइनीज या बीट इंडियंस, दोनों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिमिलर है। सो डज इट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी के आप या तो वो रॉ मटेरियल इंडिया में लाके प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करो यूएस में, या वो इंग्रेडिएंट किसी तरीके से आप इंडिया में प्रोसेस करके यूएस में वो मार्केट आप क्रिएट कर सकते हो, या दिस इज मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि आपका जो ये इंपोर्ट करके प्रोसेस करके वाला जो प्रोसेस है, मेरे को उसका टेक्निकल तो आइडिया नहीं है, बट अगर ये इंटेंसिव प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो मैं इस टाइम के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर या प्लांट सेटअप के मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा, बिकॉज क्योंकि ये सारी की सारी खेल जो है, हो सकता है, मतलब आपको ना यूएस का पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आपने देखा होगा यूएस के अंदर भी जो है सारे के सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और बाकी जो यूएस की कंट्रीज हैं, यूरोप वगैरह, सबके सब उनके अगेंस्ट ही हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। अब इसकी वजह से जो है एक चीज जो पॉसिबल है वो ये भी हो सकती है कि ट्रम्प का जो है मिड टर्म इलेक्शन के अंदर वो हार जाए, क्योंकि यूएस के अंदर ना हर 2-2 साल के अंदर होते हैं, वैसे कहते हैं 4 साल के अंदर है, मगर मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं अगर वहां पर हार जाते हैं तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि इसका मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल रहे और उसके बाद वो इलेक्शन से उनको हटा दिया जाए। ग्रेट केस क्या हो सकता है कि 4 साल रहे, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि उनकी यूएस के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टर्म के लिए हो सकता है। एक टर्म पहले हो चुका है, दूसरा टर्म है इनका। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ट्रम्प जो है ये पॉलिसी को वापस ले ले। ये 3 पॉसिबिलिटीज मेरे को ये दिखती हैं। आई मे बी रॉन्ग, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा हुआ, बट मैं अगर इसको लॉजिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर लेकर के जाता हूं तो मेरे को पर्सनली ये 3 पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। अब 3 में से एक पॉसिबिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, 2 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी जो बचती है वो मिड टर्म के लिए है, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद हफ्ते बाद समझ में आ जाए, न्यूज आ जाए कि ये खत्म हो गई, ट्रेड वॉर्स खत्म हो गई, पॉलिसी ठीक हो गई है। अब वो हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है क्वार्टर में आ जाए, ये तो कहना मुश्किल है। इसमें सर एक चीज एक्सटेंड करूंगा, इन सब के जो भी हर्बल मटेरियल के प्रोसेसर होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं इंडिया में और चाइना में। हाँ, तो मैं इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या था कि अगर आपके लिए ये चीज करना आसान है और ये क्विकली हो सकता है तो यस, द आंसर इज यस। अगर इस करने के अंदर आपको डिफिकल्टी है, चैलेंजेस है, आपको न्यू फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ेंगी या आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसके अंदर, कि हो सकता है सारी चीज को सेटअप करने में 2-3 महीने लग जाए, then I probably might not be able to recommend this, because मान लीजिए 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद जो है सैनिटी रिटर्न्स एंड ही पुश जो उसने करे हैं पेनल्टीज वापस कर ले उनको, then in that case we'll be in a deep problematic situation। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आपका रूटीन बिजनेस है, पहले आप उनके ऊपर फोकस करो या ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करो जो इजीली आप फटाफट से एक्वायर करके आप आगे बेच सकते हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप मेरे को 1 साल के बाद मेरे को बोल रहे हो कि यार आपने तो मरवा दिया मेरे को। क्यों? क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी तो चेंज हुई नहीं और जो मैं करने का प्लान कर रहा था वो भी आपने नहीं करने दिया, आपने मना कर दिया, तो आपने तो मरवा दिया, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। हाँ, दोनों हो सकते हैं। हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं। सो डिसाइड बेस्ड ऑन, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहने वाली है, कब तक है ये भी मालूम नहीं है। बट ऐसा मैंने ये जो देखा है, लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प इज एक्चुअली प्लेइंग ए वेरी लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म गेम का क्या मतलब है कि हर साल जो है ना उनका जो डेट की सीलिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि $34 ट्रिलियन का डेट है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और हर साल ये ना $2 ट्रिलियन से बढ़ा देते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट का पैसा ही वो नहीं वापस कर पाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये इसी तरीके से डेट का बढ़ता रहा तो यूएस की जो करेंसी है वो फेल हो जाएगी, वो पे नहीं कर पाएंगे, एंड द एंटायर इकोसिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंप्लीटली क्रैश कर जाएगा। तो अब जो ट्रम्प कह रहे हैं, मतलब मैंने सुना है, ट्रम्प ने तो नहीं बोला, बट जो एनालिस्ट कह रहे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं,
वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस बॉन्ड्स जो लोग खरीदते हैं, पूरे दुनिया के अंदर यूएस बॉन्ड्स लोग खरीदते हैं फॉर स्टेबिलिटी एंड स्टेबल अर्निंग्स के लिए, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, स्टेबल करेंसी है। तो वहां पर वो यूएस के बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, ताकि कभी भी उनको डॉलर्स की जरूरत हो, बॉन्ड्स बेच करके वो पैसा निकाल लेंगे। और वो बॉन्ड्स का जो है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, कैसे कम होगा, वो जानबूझ के मार्केट से भी गिराई जा रही है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। इट टुक मी 2 or 3 iterations टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि ये सारा चीज हो कैसे रहा है, एंड दिस इज रियली रियली कॉम्प्लेक्स। हो क्या रहा है कि अब जैसे मार्केट गिरी है, तो जब भी मार्केट गिरती है ना, तो लोग सेफर एसेट्स के ऊपर जाते हैं जहां पर एटलीस्ट सेफ रिटर्न्स हो। वो सेफ रिटर्न्स क्या होते हैं? जैसे हमारे को सेफ रिटर्न क्या लगता है? एफडी लगता है। ओके, एफडी के अंदर आपको मालूम है, अगर आपने आज कर दिया तो आपने जो है, जब एफडी मैच्योर होगी उस टाइम के ऊपर जो भी परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। जब हम बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे होते हैं, तो एफडी जैसी चीज नहीं होती, वहां पर जो है ना गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पर वो यूएस के बॉन्ड्स खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि जब मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, सब लोग पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट कब गिरती है? जब मार्केट से पैसा पुल करा जाता है, निकाला जाता है। मार्केट कब बढ़ती है? जब मार्केट के अंदर पैसा आता है तो मार्केट्स बढ़ने लग जाती है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर से जब पैसा निकाल रहे हैं लोग, वो सारा का सारा पैसा कहां पर जाने की चांसेस हैं? वो जाने के चांसेस हैं यूएस बॉन्ड मार्केट के अंदर। जब वो बॉन्ड्स के अंदर जाएंगे, बिकॉज ये स्टेबल रिटर्न होती है, तो बॉन्ड्स के अंदर उल्टा हो जाता है। अगर आपको ये मालूम हो कि ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड्स के अंदर जो है कि बॉन्ड्स जब सारे खरीद रहे हैं तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड की इंटरेस्ट यील्ड्स लोग कम कर देते हैं, जो इशुइंग अथॉरिटी होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिमांड और सप्लाई के चक्कर में वहां पर बॉन्ड के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, बॉन्ड का फिक्स प्राइस होगा, मगर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वो कम कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब लोग बॉन्ड खरीद लेंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स जब बेचे जाएंगे, तो वहां पर बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी। वो यील्ड जब कम हो जाएगी, तो जो इस साल का यूएस का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेट बढ़ता, वो उतना नहीं बढ़ेगा। अब मेरे को मालूम नहीं कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। मेरे को भी 3 बार इस चीज को देखना पड़ा था, ध्यान से देखना पड़ा था। मेरे को लगभग 1.5 घंटा लगा था इस 3 चीजों को समझने के लिए, 3 बार देख करके समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है। अब ये भी जो है ट्रंप ने नहीं बोला है, ये भी किसी ने एनालिसिस करके बताया है। सो ट्रंप इज डूइंग ए शेकअप इन द एंटायर इकोनॉमी सो दैट कि यूएस का जो डेट है वो कम हो जाए। एटलीस्ट कम ना हो तो उतनी तेजी से ना बढ़े जितनी तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ए सस्टेनेबल पेस। पूरी यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, खत्म हो जाएगा। एंड यूएस की इकोनॉमी अगर क्रैश करेगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा सीवियर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। सो उसने बोला कि इन ए वे ही इज डूइंग नॉट जस्ट गुड फॉर यूएस सिटीजंस, दे आर डूइंग गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जो कि जिन्होंने इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे लगा के रखे हुए हैं यूएस इकोनॉमी के अंदर। अभिनव, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। सर, आपने बोला ना ये आइडिया कहाँ से है, लाइक आई हैव बीन स्टडीइंग दिस, तो आई वांट टू नो ट्रम्प नेवर हैड एनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडवाइजर। So what he did, he asked his son-in-law to find an economic advisor, and he went to Amazon and he started searching books. I know. And fortunately, he found a book, Death by China, authored by Peter Navarro. So they hired this guy. Like once he read his understand what he has written in the book, how China is killing United States economy. So they hired this author as their financial advisor, and this all theory of tariff came from this guy. Yes, I saw that video that you sent me. I cross-checked this, and he was actually Ron Varro. I mean, he changed his name. हाँ, Ron Varro was the person जो कहते हैं कि ये source है मेरा, जो बताने रहा था। जो source है वो। हाँ। So that was quite interesting. मैं अभी I'm trying to find that book कि idea आया कहाँ से? Some author has changed the entire economy of the world. अल्टीमेटली ऐसा ही तो होता है भाई। जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो एक सिंगल पर्सन की एडवाइस से पूरी कंट्री की जो है पॉलिसीज जो है चेंज हो जाती हैं। सो यस, आई मीन दिस इज बिलीवेबल। मतलब आई वुडंट से दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ, दिस इज बिलीवेबल स्टफ। So the title like Death by China, really interesting. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो गाइस, जो भी मैंने आपको बताया, इज दिस मेकिंग सेंस? तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसी आपको मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जब ये उनका
जो गोल है वो फुलफिल हो जाए, अब वो 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 7 महीने में होगा, 17 महीने में होगा, आई डो नॉट नो, बट आपको ये देखना है कि इट इज अ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी विच कैन एक्सटेंड फॉर अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. व्हाट इज द मैक्सिमम इज प्रोबेबली 3 to 4 years. तो आपको ये देखना है कि आपको कोई नया फैसिलिटी, नया प्लांट सेटअप नहीं करने का मैं एडवाइस दे रहा. मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा चाहिए कि आपने बाहर से खरीदा और सप्लाई कर दिया और बीच में आपने प्रॉफिट कमा लिया. अब इसको आप ट्रेडिंग बोलो, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बोलो, जो भी बोलो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर हाउ यू क्लासिफाई दिस, बट इज दिस एन अपॉर्चुनिटी? फॉर श्योर, yes, absolutely yes. So this is the part which I had planned to share with you in today's session. Now if there are no further questions, we'll be happy to wrap up. अगर कोई queries हैं आपकी तो we can take the queries, and if you have any suggestions कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी मार्केटिंग या सेल्स की चैलेंजेस को सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है, तो मैं वो टॉपिक वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर जरूर डिस्कस करूंगा. इफ दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज ट्रबलिंग यू और मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स, आई विल बी हैप्पी टू कवर इट अप. पुनीत, आपने हैंड रेस करा था बीच में क्या? डिड आई मिस दैट और इट वाज नॉट फॉर मी? पुनीत गर्ग. नहीं सर, ऑल ओके. I have already paid for LinkedIn workshop. I will be there. Okay जी, wonderful, great. All right, आपने बीच में हैंड रेस करा था तो मेरे को लगा शायद आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं. Okay. Anybody else who has a question? Otherwise, we'll wrap up the session for the day. सर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. हाँ जी, बताइए. ये जैसे यूएस अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है, जस्ट हो सकता है सबको ही कनेक्ट करे. एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट लाइन है और फोकस है, फिर इसके बाद और अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और फिर इतने सारे ट्रेड जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं. तो कैसे, इज देयर एनी वे टू मेक इट ए स्मॉल और वेरी फोकस्ड कि भाई इस रास्ते पे चलो तो ज़्यादा इजी काम हो सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सेटअप एंड इनहांसिंग द, और थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाए. ऐसा ना हो कि हम रिसर्च में ही घुसे रहें, एक कंट्री दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री, एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट, एक बायर दूसरा बायर तीसरा बायर. हाँ, गुड क्वेश्चन कि जो मैंने बताया है इसको करना कैसे है. सो मैंने आपको ना जो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है. Start with identifying the tariff difference. Second, कौन सी कंट्रीज से हम compete कर रहे हैं. Third, आपको ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट में आप compete कर रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ में, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. और फोर्थ, कि हो सकता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो आपके करंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के ना हो, मगर फिर भी एक और नई अपॉर्चुनिटी हो. ये सारे का सारी चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है कि उनका डेटा कैसे आएगा, उनका कनेक्ट कैसे करेंगे, लिंक्डइन कैसे होगा, गूगल कैसे होगा, XYZ कैसे होगा. ये सारा का सारा प्रोसेस आपको एक ही गो में करना है. एक ही गो में करना है. कहाँ से होएगा? उसके लिए आपको गूगल और इसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का आप जो है ले सकते हैं. लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर जो है बेस्ट है, या कौन सी कंपनी का डेटा जो है बेटर है, बेस्ट है. इसमें कोई बेटर या बेस्ट नहीं होता. इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो डेटा आता है वो अलग अलग कंपनीज बेचती हैं. कोई बोलते हैं हमारे 15-18 कंट्रीज का डेटा है, कोई बोलते हैं 90 कंट्रीज का डेटा है, कोई बोलते हैं 200 कंट्रीज का डेटा है, और डेटा की डेप्थ के ऊपर भी वेरी करता है. सो 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर. एक है वोल्जा के नाम से और दूसरा है डॉलर बिजनेस के नाम से. अगर आपको जो मैंने रशिया वाली अपॉर्चुनिटी बताई थी, अगर आपको रशियन अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना है, एंड माइंड यू दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन रशिया. रशिया से कोई बिजनेस काम ही नहीं, कोई कंपनी काम नहीं कर रही जो यूरोप या यूएस के अंदर थी, एंड देयर वर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स बीइंग डन फ्रॉम दोस कंपनी टू रशिया. अब उनकी सोर्सिंग हट गई है तो दे आर लुकिंग डेस्परेटली. मेरे को जो है एक ने पर्सन ने शेयर करा था, वो सेशन के अंदर है, कि कोई स्पिंडल नाम करके कोई चीज होती है, वो चाहिए था. रशिया से कोई इंक्वायरी आई तो उन्होंने 3 times प्राइस कोट करा और 1 घंटे के अंदर कहते हैं कि आ गया इसके अंदर उसका इनवॉइस आ गया, या सॉरी ऑर्डर आ गया कि आप मेरे को भेज दो. 3 times प्राइस कोट करा, 3 times. कैन यू इवन इमेजिन? 3 times प्राइस कोट करके भी 1 घंटे के अंदर ऑर्डर आ गया. सो रशिया इज अनदर मार्केट अपॉर्चुनिटी दैट यू मस्ट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट. माय पॉइंट बीइंग कि अगर ये मालूम ही नहीं होगा ना
तो आप कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाओगे उस मार्केट को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को। तो मैं मेरा काम ये है कि एज ए गाइड एंड कंसल्टेंट एंड कोच, मेरे को आपको बताना कि देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर काम कर लो। अब कितना समय लगेगा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज को करने में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन लग जाएंगे इस सारी चीज को करने के अंदर। एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू 2 or 3 people who approached me, मेरे को जिनसे बात करके लगा कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप में से इंसिडेंटली मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि सर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है, क्या आपने कुछ देखा है, रिसर्च करा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? तो मैंने कुछ बेसिक रिसर्च करी थी, बट क्योंकि पूछा ही नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं। अगर कोई पूछता तो मैं बता देता जो 4-5 इंडस्ट्रीज मैंने देखी थी। सर बता दीजिए, आप बताइए। बता दीजिए सर। अरे कोई पूछेगा तो बताऊंगा ना, बिना पूछे कैसे बता दूं मैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। सर बता दीजिए। ओके, सो 4-5 इंडस्ट्रीज जो है, अगर हम डिफेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज डिफेंस के अंदर बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, मगर हर बंदा डिफेंस में घुस नहीं सकता, तो मैं उसको तो 1 मिनट के लिए बता करके मगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि क्योंकि सबके लिए फिजिबल नहीं है। और कौन कौन सी है? ऑटोमोटिव पार्ट्स, ओके, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है टॉयज। सर ऑटोमोटिव में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, मुझे थोड़ा सा बताइए सर। हाँ जी, ऑटोमोटिव पार्ट्स ट्रेडिंग जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं तो चाइना के ऊपर जो ड्यूटीज इंपोज हुई हैं, टैरिफ्स जो आपके इंपोज हुए हैं, जो आपको चाइना से compete करने में चैलेंज होता था, आपका सस्ता हो गया है। कितना सस्ता हो गया है? परसों तक के एनालिसिस के हिसाब से चाइना और इंडिया के टैरिफ्स में 28% का आपका प्राइस गैप आपको मिल गया है। कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना और हमारे प्राइसेस के अंदर 10 से 27% के बीच का डिफरेंस होता था, वो सारा का सारा डिफरेंस जो है खत्म हो गया, बिकॉज चाइना का जो टैरिफ है वो 28% ज्यादा है एज कम्पेयर टू टैरिफ्स इंपोज्ड ऑन इंडिया। सो वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। दैट इज वन। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलरेडी हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का सोच रहे हैं, गलत हो जाएगा, वो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है क्या होगा सिचुएशन के अंदर, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ट्रेडिंग के लिए सर, एंड ट्रेडिंग के लिए सर क्या बेनिफिट रहता है? हाँ, ट्रेडिंग के लिए अगर आप पीछे से आपके पास ऑर्डर है तो आप यहाँ से माल सप्लाई कर दो। आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो, किसी और से लेकर के सप्लाई कर दो। क्या माल के मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे इंडिया के अंदर? मिल जाएंगे, मगर क्या सबको एक्सपोर्ट और ये जो साइंस मैंने डिस्कस करी है मालूम है? नहीं, सबको मालूम नहीं है। सो आपको ये साइंस मालूम है, आप ऑर्डर अगर ले आते हो तो पीछे से जो है आप ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए बाकी कंपनी से बात करके सप्लाई कर सकते हो। Sir, I am working with a client. My client is into automotive trading and he's also exporting from past a lot of years. So I want to understand that you're saying that there is a lot of scope. What exactly you're talking about? Can we concretely talk about this, since you have mentioned that automotive industry has a lot of scope? मैंने आपको पूरा आपने आज का सेशन पूरा अटेंड करा था या मिस हो गया था आपका? Yes, I missed it in like half an hour because it was not getting connected. I told you. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वीडियो को एडिट करा के ना पहले रिलीज करवा दूंगा। जस्ट वॉच दिस वीडियो। मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताया, डू दिस, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। इट इज एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया कि करना क्या है। हाँ, जितना मैंने बताया है 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर, वो आधे घंटे में होगा नहीं। उसको करने के अंदर आपको 1 से 2 वीक्स तक का टाइम लग जाएगा। 1 से 2 वीक्स के अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर कि मेरे को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऑर्डर कैसे आएगा। और अगर आपको लिंक्डइन की साइंस मालूम नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू जनरेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाईली रिकमेंड कि आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर मास्टर क्लास को मिस ना करें, जरूर अटेंड करें। Because Sir, my client is thinks that LinkedIn is not a place for him for finding. ऐसा है कि आपके क्लाइंट क्या सोचते हैं, मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी लिंक्डइन की साइंस है उसको यूज करके एक लेडी है जिन्होंने 800 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करा गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से। एक और लेडी है जो दुबई के अंदर जिन्होंने लगभग $1 मिलियन का 1.5 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस जनरेट करा दुबई से। एक और पर्सन है, अनफॉर्चुनेटली met an accident and he is no more with us.
he generated a pipeline of 157 crores. एक और पर्सन है जिन्होंने 147 करोड़ का बिजनेस जनरेट करा यूरोप से. एक और पर्सन है जिन्होंने 21 करोड़ का बिजनेस जनरेट करा. एक और पर्सन है. I can go on giving example after example. हाँ sir, but that's not helping me. I just want to be very specific to this industry, because I also personally feel that automotive dealers that we are able to connect so far, like I have my like I'm exporting to Algeria and Egypt presently. We're exporting to Algeria and Egypt, and at present we are looking for Saudi Arabia, Philippines and these countries. Okay. अब मान लीजिए कि आपको सऊदी अरेबिया या किसी भी XYZ कंट्री के अंदर जाना है, तो टिपिकली आप उस कंट्री को कैसे पेनिट्रेट करते हैं? वहां से आप बिजनेस कैसे जनरेट करते हैं? What is your so far strategy that has been working for you? We are running ads. We are all on Google and Facebook only, not utilizing LinkedIn, because we have not come to this solution that LinkedIn has our clientele. आपका exactly क्या product है? There are many products. We are into trading of automobile. So wiper assembly, all those things. Like there's so many things which are there. Okay. आप किसको बेचते हैं? So we are into exports. नहीं, बेचते किसको हैं आप? मतलब OEM मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, आपका कस्टम डेवलपमेंट है, आप आफ्टर मार्केट के अंदर हैं, किसके अंदर? आफ्टर मार्केट. ओके. तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई जना इंपोर्ट भी करता होगा. तो अब वो इंपोर्टर्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे? अब किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं? तो एक हो गया इंपोर्टर जो करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से आप उनका कनेक्शन निकाल सकते हैं. दूसरे बाइंग एजेंट्स होते हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं. तीसरा, ऐसी और बहुत सारी कंपनी होंगी जो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करती होंगी मगर इंपोर्टर से खरीदती होंगी. रिलेटिवली उनके शॉर्टर ऑर्डर साइजेस एंड वॉल्यूम्स होते होंगे. मगर अगर आप मल्टीपल उन लोगों को जोड़ लें तो ऑर्डर वॉल्यूम्स फिर से बहुत बड़े बन सकते हैं और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है. कैसे मिलेंगे वो आपको? अब आपने बोला गूगल से करते हैं. हाँ, बिल्कुल गूगल से करते हैं, मगर एक कन्वेंशनल पर्सन जो है वो गूगल के ऊपर फोकस नहीं करता. न्यू जनरेशन गूगल के ऊपर फोकस्ड है. कन्वेंशनल बिजनेसेस जो हैं वो अभी भी ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं. क्या गूगल से अपॉर्चुनिटी आ सकती है? हाँ जी, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है. क्या कोई और भी तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं. अब यहाँ पर लोग कहते हैं सर मैं एग्जीबिशन बताना भूल गया. हम एग्जीबिशंस भी करते हैं. वो भी करते हैं सर. यस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा करते हैं और काफी अच्छे स्केल पे करते हैं सर. इंडिया, दिल्ली, आउटसाइड अच्छे स्केल के ऊपर करते हैं ना. तो मेरे को क्या सुनाई दे रहा है कि आप बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, एग्जीबिशंस के ऊपर. अब आपको ये बताना है मेरे को कि एग्जीबिशन के ऊपर मान लीजिए आपने साल का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्च करा, तो एग्जीबिशन से आपको प्रॉफिट आता है? अगर एग्जीबिशन से प्रॉफिट नहीं आता है तो फिर एग्जीबिशन स्ट्रेटजी जो है ना 90% से ज्यादा बिजनेस ओनर्स के लिए काम ही नहीं करती है. वो जाते हैं वहां पर शक्ल दिखा करके, सुंदर सा स्टॉल लेकर के, बड़ा स्टॉल लेकर के, सुंदर लड़कियां रख के वहां पर आ जाते हैं. पैसा खर्च हो जाता है, धंधा नहीं आता, लीड्स नहीं आती. लीड्स भी आ जाती हैं, कार्ड्स भी इकट्ठे कर लेते हैं, मगर अल्टीमेटली धंधा नहीं आता, क्योंकि उनको साइंस मालूम नहीं है कि एग्जीबिशन मार्केटिंग की साइंस काम कैसे करती है, एग्जीबिशन से बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तेजी से नेक्स्ट लेवल के ऊपर कैसे ले जाना है. सो गूगल के ऊपर जो है यस अपॉर्चुनिटी है, मगर सारे लोग गूगल के ऊपर नहीं ढूंढ रहे हैं. जो ऑफलाइन वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो तो गूगल के ऊपर पहुंच ही नहीं रही है. तो आपको देखना है कि क्या और भी ऑल्टरनेटिव इसके मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं. तो मैंने आज के सेशन के अंदर आपको 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई थी और मैं पेड वर्कशॉप्स के अंदर 13 अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूं कि आपको ऑफलाइन बिजनेस को तेजी से ग्रो करने की क्या क्या स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है. अगर आप कह रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मेरे को 2 चीजें लगती हैं कि अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर रिसर्च करा है और रिसर्च करने के बाद आप कह रहे हो कि लिंक्डइन के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन आई वुड एग्री विद यू. मगर आप कहते हो मेरे को लगता है कि लिंक्डइन के ऊपर अपॉर्चुनिटी मेरी नहीं है, देन यू आर प्रोबब्ली मिसिंग आउट टू समथिंग, ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी. बिकॉज जब भी लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरे को लगता है, इसका मतलब उनको लिंक्डइन यूज करना नहीं आता. Am I making any sense, Swati? Yes, sir, absolutely. Yes, I have not tried for this automotive sector LinkedIn, but that's what, because we are into aftermarket parts, so उससे फर्क नहीं पड़ता.
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई ना कोई तो होगा ना जो इंपोर्ट करता होगा। अब वो आफ्टर मार्केट प्लेयर होगा या तो खुद इंपोर्ट करता होगा, या फिर एक ऑपरेटर होगा या एक इंपोर्टर होगा जो इंपोर्ट करके आफ्टर मार्केट में सप्लाई करता होगा। यही तो दो कंडीशन हो सकती हैं, और तो कोई तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती। और इंपोर्ट जो करता है वो डायरेक्टली करता होगा या उसने कोई बाइंग एजेंट रखा होगा। तो ये बाइंग एजेंट्स कहाँ होते हैं? सारे लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। सोर्सिंग के लिए जो होते हैं कहाँ पर होते हैं? बाइंग एजेंट्स। बाइंग एजेंट्स लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। Is this making sense? So you will also be covering exhibition marketing. That's what you said in between, right? हाँ, एग्जीबिशन मार्केटिंग जो है मैं लिंक्डइन के अंदर जो है वैसे अभी तक कवर नहीं करता, बट इफ a lot of people would be there who are interested, कवर कर दूंगा मैं उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आप और इंडस्ट्रीज के बारे में बता सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, नो प्रॉब्लम। सी, ऐसा हुआ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, हो सकता है इंडस्ट्री अलग हो मगर सिमिलर क्वेश्चन किसी और के माइंड में भी हो। द आइडिया इज टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, एंड इफ इट मेक लॉजिकल सेंस टू यू, then it would make logical sense to everybody else also. All right. निशांत, आपने हैंड रेस करा, you can come in. सर, ये क्वेश्चन पूछना था, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं एक्सपोर्ट में और अलग? हाँ, इसके अंदर जो है ना, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप जो है एआई की हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। स्टार्ट विद द प्रोडक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी विद यू, देन इसके साथ ही साथ में आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिसर्च भी होती है, वर्टिकल रिसर्च भी होती है। हॉरिजॉन्टल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि इस प्रोडक्ट के साथ में और क्या क्या चीजें लगती हैं। अगर वो ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है तो चांसेस हैं कि जो उसके साथ वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो भी वो इंपोर्ट कर रहा होगा। एक वर्टिकल होता है कि इस प्रोडक्ट से पहले क्या क्या चीजें उसको चाहिए होंगी, मेरी मशीन से पहले उसको क्या क्या मशीन इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होगा, और मेरी मशीनरी के बाद और क्या क्या मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं जो मैं अपने सेशंस के अंदर पेड वर्कशॉप्स में डिस्कस करता हूँ। तो बट मैंने आपको बता दिया है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने वर्कशॉप ज्वाइन करी या नहीं करी है, मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया है। यही स्ट्रेटेजी को मैं बहुत ज्यादा डीप लेकर के जाता हूँ अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर। एक क्वेश्चन और है सर। क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन, ये एआई एजेंट्स के बारे में आपका क्या व्यू है? ये कैसे बिजनेस में हेल्पफुल हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है कि एआई की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका ऐसा कौन कौन से काम हैं जो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, 1, रिपीटेटिव हैं, 2, और ऑड आवर्स के अंदर या स्केलेबिलिटी जहां पर चाहिए 3 और 4। ये बात आपको समझ में आई? और 5th एंड 6th हो सकता है कि अगर आपको लैंग्वेजेस का भी इशू आता है, बैरियर आता है, या ज्योग्राफिक पोजीशन का, हायरिंग का अगर आपको आता है, तो बहुत सारे इसके अंदर हो सकते हैं। तो 6 रीजंस मैंने आपको बताए। 6 में से अगर आपका कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ नहीं पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, एआई कैन हेल्प यू। अब जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं हूं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर, मगर मेरे को बिजनेस जो है साउथ से आता है, मगर वहां पे ना लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? कह रहे कि मेरे को जो है कर्नाटका से या केरला से या तमिलनाडु से या आंध्रा से आता है, वहां पर लोगों को कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, इंग्लिश बहुत हल्की फुल्की आती है या नहीं आती है, और हिंदी में तो आती हो या ना आती हो बात नहीं करते हैं वो हिंदी में। मगर अब मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, तो एक पका पका क्लाइंट, एक पकी पकाई लीड मेरे हाथ से छूट जाती है। क्या ये चैलेंज अगर किसी को आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। एआई को आज की डेट में 135 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस मैंने बताई हैं कवर हो जाती हैं। तो अगर वहां से आपके पास लीड आई तो यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जगह अगर आप एआई यूज कर लेते हो तो आपको वहां पर जो है समझ में आ जाएगा, और उसको आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सारा का सारा समझ सकते हो। दैट इज 1। सेकेंड, ऑड आवर्स की मैंने बात करी। अब जैसे मैं आई थिंक कल या परसों किसी से बात कर रहा था जिन्होंने बोला कि हमारे को जो है ना रात को 9 बजे तक की हमारे पास सेल्स टीम है, और सवेरे 6:30 से हमारी सेल्स की टीम जो है, सीआरएम टीम जो है, स्टार्ट कर देती है कॉलिंग या रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब रात को 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तो कोई नहीं आ रहा। बट मैंने उनसे पूछा क्या लीड्स आती हैं आपको इस ड्यूरेशन के अंदर? कहते हैं हाँ लीड्स तो आती हैं, और एक सिग्निफिकेंट मतलब 35% लीड्स जो है रात को आती हैं। तो अब मैंने कहा इसमें फिर आप कैसे मैनेज करते हो कि मान लीजिए रात को 9:05 पे कोई लीड आई और फिर उसके बाद 6 बजे कोई लीड आई, तो 6:30 बजे जब वो कॉलिंग स्टार्ट करेंगे तो 9:05 वाली लीड को वो फोकस करेंगे, जो 6 बजे लीड आई है उसके ऊपर फोकस करेंगे? कहते हैं सर जो अभी अभी आई है क्योंकि वो रिलेटिवली हॉटर होगी तो हम पहले उसको बात कर लेते हैं।
तो इसका अंदर जो रात को 9:05 पे लीड आई है उसको 10, 15, 20 घंटे बात ही नहीं हो रही उसके ऊपर, और जो 6 बजे 6:30 बजे लीड आई है आपने पहले उससे बात कर ली। लॉजिकली डज दिस मेक सेंस? यस इट मेक सेंस। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, चीज ठीक है ये। मगर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी है। आप एआई यूज करके उसको ट्रेन करके एक ऐसा एआई एजेंट बिल्ड कर सकते हैं जहां पर सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि वो कंप्यूटर से बात कर रहे हैं या एक्चुअल ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें लैंग्वेज का बैरियर हट गया, आपका ज्योग्राफिक जो आपको एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर टाइम जोन का डिफरेंस आ गया, वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब एक्सपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपको हायरिंग एंड स्केलिंग का, कि अगर आपका लीड वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है तो आपको तेजी से आपको सेल्स के लोग हायर करने पड़ेंगे, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। बिकॉज अगर आपने सेल्स का एक एआई एजेंट खड़ा कर दिया है और वो अगर ठीक से चीजें हैंडल कर रहा है, तो अगर एक लीड आएगी तब भी हैंडल हो जाएगी, 100 आएंगी तब भी हैंडल हो जाएंगी, 1000 आएंगी तब भी हैंडल हो जाएंगी, वो चीज पॉसिबल हो गई आपकी। तो अब देखो कितने सारे बेनिफिट हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट के ऊपर, तो एक नया ह्यूमन बीइंग जिसको वो स्पेसिफिक लैंग्वेज आती हो और जो रात को या ऑड आवर्स के अंदर काम करे, वो डेफिनेटली हमेशा महंगा होगा। अब इसके अंदर एआई जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस के ऊपर 90%, 95% सेविंग्स तक दे सकता है, 80%, 90%, 95% सेविंग्स तक दे सकते हैं। स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जो मैंने आपको नहीं बताया, वो है ह्यूमन बिहेवियर। अब मैंने लेटर से निशांत को पूरी साइंस समझा दी कि मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है। उस दिन किसी रीजन की वजह से निशांत ने नेटफ्लिक्स देखा रात को, कि चल यार थक गया हूं मैं, आधा घंटा नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख लेता हूं। और देखते देखते अचानक से पता नहीं लगा 3:30 बज गए। और सवेरे सवेरे मीटिंग थी, भागना था। अब मीटिंग में पहुंच गए वहां पर, निशांत को क्योंकि सारी रात सोए नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से माइंड जो है फुल्ली 100% प्रोडक्टिव नहीं है। 5 चीजें बतानी थी, 5 में से 2 बताई, 3 बतानी भूल गई और वो कन्वर्ट ही नहीं हुई सेल। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन बिहेवियर। अब यहां पर एआई के साथ ऐसा नहीं होगा। एआई अगर आपने अच्छे से ट्रेन करा है तो उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कीवर्ड हियर इज अच्छे से ट्रेन करा है। चलो, ऑल राइट जी, बाय बाय। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वेडनेसडे सेशन। टेक केयर।